कि प्लांट के अंदर प्लांट सेल वॉल पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट भी श्वेन थे। इन दोनों बातों को आप लोग नोट डाउन कर देंगे। On the basis of this, Schwann proposed hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cells and product of cells, है ना। उन्होंने बता दिया कि प्लांट की बॉडी जो होती है वो या तो सेल से मिलकर बनी होती है अगर कोई यूनिसेलुलर प्लांट है तो, या उनकी बॉडी जो होती है वो अगर मल्टीसेलुलर है तो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी। तो श्लाइडन एंड श्वेन formulated the cell theory। तो श्लाइडन और श्वेन ने सेल थ्योरी की बात बताई थी। एक्चुअली में उन्होंने सेल थ्योरी नहीं दी थी, उन्होंने बताया था सेल डॉक्ट्राइन। क्या बताया था? सेल डॉक्ट्राइन बताई थी। इस सेल के अंदर सिर्फ उन्होंने 2 पॉइंट बताए थे, अभी तक हमें तीसरा पॉइंट तो पता ही नहीं चला। ये सेल जो होती है वो कैसे बनती है और कैसे बनती है सेल, ये किसने बताया था? हम बताते हैं रुडोल्फ विल्सन ने 1855 के अंदर बताया था all cells arise from pre-existing cell। ऐसा नहीं है कोई भी सेल कभी भी हवा के अंदर अपने आप बन जाएगी। क्या होगा कि कोई भी सेल अगर बनेगी तो वो पहले से मौजूद सेल से बनेगी। तो फिर सबसे पहली सेल कैसे बनी होगी? सबसे पहली सेल भी तो कभी बनी होगी। तो वो कैसे बनी होगी सबसे पहली सेल? उसके अंदर कुछ ना कुछ इवोल्यूशन से रिलेटेड रहा होगा। नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग सेल जो है वो बनी होगी और इसके बनने के अंदर हो सकता है लाखों साल लगे। ऐसा तो नहीं है कि आज क्या है कोई भी अब सेल का मटेरियल जो है वो सारा रख दिए कहीं पर और अगले दिन सेल बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सेल के बनने के अंदर लाखों साल लगेंगे जैसे पहले लगे थे, है ना। चैप्टर नंबर पढ़ते हैं, इसमें जब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के अंदर ये सारी बातें आती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो Schleiden and Schwann together formulated cell theory। This theory, however, did not explain, लेकिन इस थ्योरी के अंदर ये बात अभी नहीं पता थी how new cells were formed, तो नई सेल्स कैसे बनती हैं। रुडोल्फ विल्सन in 1855 first explained that cells divided, ये पुरानी सेल्स के अंदर डिवीजन होता है and new cells are formed from pre-existing cell, और नई सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बन जाती हैं। और इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी थी जिसका नाम क्या है? ओमनिस सेलुला टी सेलुला। इसका मतलब कि अगर कोई नई सेल बनेगी तो वो पहले से मौजूद सेल से बनेगी, ऐसा नहीं है अपने आप कोई भी सेल कभी भी बन जाए। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann। तो Schleiden और Schwann ने क्या करा था? एक्चुअल में एक हाइपोथेसिस दी थी, एक परिकल्पना, अपना कोई एक स्टेटमेंट दे दिया था। ठीक है, उन्होंने सेल थ्योरी नहीं दी थी। सेल थ्योरी के लिए 3 लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, मैथियस श्लाइडन, थियोडोर श्वेन और रुडोल्फ विल्सन। तो एक्चुअल में आपसे पूछा जाए व्हेन वाज सेल थ्योरी गिवन, तो सेल थ्योरी कब दी गई थी? तो आपको मान लो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर कि सेल थ्योरी जो है वो 1838 के अंदर दी गई थी। दूसरा आपसे ऑप्शन दे दिया जाए कि सेल थ्योरी दी गई थी फिर 1839 के आसपास, या तीसरा ऑप्शन आपसे दे दिया जाए कि सेल थ्योरी 1665 के आसपास दी गई, और चौथे ऑप्शन में आपसे कह दिया जाए कि सेल थ्योरी जो है वो 1855 के आसपास दी गई। तो कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है? 1855, है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे सेल थ्योरी से रिलेटेड है। ये पहला वाला पॉइंट है मैथियस श्लाइडन, दूसरा वाला पॉइंट है थियोडोर श्वेन का, और ये 1665 रॉबर्ट हुक ने कहा था जो उन्होंने सेल वॉल की डिस्कवरी करी थी एक्चुअल में, और 1855 के अंदर रुडोल्फ विल्सन ने बताया था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। तो जब भी लगभग सेल थ्योरी जो है वो दी गई थी, उन्होंने सेल थ्योरी को या सेल डॉक्ट्राइन को या सेल हाइपोथेसिस को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दिया गया एंड सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। और आज हम जानते हैं कि सेल थ्योरी किस नाम से है, कौन कौन से पॉइंट है। All living organisms are composed of cell। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, या सेल्स के प्रोडक्ट के बने होते हैं। All cells arise from pre-existing cell, और सारी सेल्स होती हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सेल अचानक से कभी भी बन जाती है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। हम देखते हैं सेल जो होती है वो अलग अलग तरह के उनके स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग शेप हो सकते हैं। जैसे कुछ सेल जो होती है वो ओवल हो सकती है शेप
ठीक है, या स्फेरिकल हो सकती है। वैसी कौन सी सेल्स हैं जो स्फेरिकल हो सकती हैं? ओवम हो सकता है स्फेरिकल। तो हम ध्यान रखेंगे सेल जो हमें बताया गया था उस सेल के अंदर हमें कुछ सेल्स के साइज को भी ध्यान रखना है। तो सेल जो होती है वो अलग अलग साइज की हो सकती है। जैसे एनसीईआरटी के अंदर देखिए में दे रखा है आरबीसीज की हम बात करें तो जो आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती है? बाइकॉन्केव स्फेरिकल, और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो नॉन न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। और थिकनेस कितनी होती है? 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास थिकनेस होती है। बात में ध्यान रखेंगे कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता है, वो लगातार अपने शेप को चेंज करती रहती हैं, उसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। और हमने एक बात बताई थी कि डब्ल्यूबीसी जो है अगर उनको बड़ी जगह मिली हुई है निकलने के लिए, मान लिया कि ये आपको डब्ल्यूबीसी दे रखी है, ये यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी को निकलने के लिए बहुत थोड़ी सारी जगह भी अगर अवेलेबल होती है तो यहाँ से डब्ल्यूबीसी निकल जाती है। ठीक है, प्रोसेस क्या कहलाता है? इसका नाम डायापेडेसिस। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो सुपरकर अपने शेप को चेंज करके छोटी-छोटी जगह से भी निकल जाती है। और इसके लिए टर्म जो होती है ये एनसीईआरटी के अंदर लिखेंगे, ये कहलाती है डायापेडेसिस। ठीक है, तो डायापेडेसिस इज द टर्म यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, कि जब डब्ल्यूबीसी बहुत नैरो जगह से अगर निकलना होता है तो वो डायापेडेसिस मूवमेंट के थ्रू निकल जाता है। कुछ सेल्स होती हैं जो हो सकता है कि लंबी हो, जैसे हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू के अंदर कोलमनर सेल्स हो सकती हैं। कुछ सेल्स जो हो सकती हैं वो क्यूबॉइड शेप के अंदर हो सकती है। कुछ सेल्स जो होती हैं वो फ्लैट टाइप हो सकती है जैसे स्क्वेमस एंटीलियम के अंदर, है ना। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो अप टू 1 मीटर साइज की भी हो सकती हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन। तो न्यूरॉनल सेल्स जो होती हैं वो 1 मीटर के आसपास हो सकती हैं। और अब अपने प्लांट्स के अंदर कुछ अलग तरह की सेल्स होती हैं, जैसे ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और जिनके थ्रू लिक्विड का फ्लो होता है, या ये जाइलम के अंदर पाई जाती हैं जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल से अब्सॉर्ब होकर कहां जाते हैं? लीफ तक जाते हैं। तो सेल्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं। और सेल के अंदर हमें इसके में 2-3 साइज दे रखे हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे हमें आरबीसी का डायमीटर दे रखा है, आरबीसी लगभग 7 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल के शेप को भी हमें, या शेप तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल इस तरह की हो सकती हैं गोल, जिनको हम कहेंगे कोकस, और कुछ बैक्टीरियल सेल इस तरह की हो सकती हैं लंबी लंबी हो सकती हैं, इनको हम रॉड शेप या बेसिलर भी कह देते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं वो इस तरह से उलटे हुए धागे की फॉर्म में होती हैं, इसको हम